मेंस और एडवांस की स्ट्रैटेजी के बारे में, द प्रूवन स्ट्रैटेजी। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे यार जो कि ड्रॉपर होंगे, काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है? कि क्लास 12th में तो पढ़ रहे हैं पर क्लास 11th का बेस है वो काफ़ी वीक हो चुका है। काफ़ी बच्चे होंगे जो कि क्लास 11th में हैं, पर अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये अगले जो 2 साल की जर्नी है, इसमें कैसे, किस रास्ते पे, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कितना पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा। और काम चल जाने का मतलब क्या है? मेरे को किस कॉलेज को एम करना चाहिए? क्या हमारे इस देश भारत में सिर्फ आईआईटीज़ है, बाकी कॉलेजेस भी हैं, तो उनमें अगर मेरे को एक अच्छी ब्रांच चाहिए तो मुझे कितना एक स्कोर लेके आना पड़ेगा? और जो पिछले 5 साल का पैटर्न है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं यार, ड्रॉपर्स, ओके। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यार स्टार्ट करना चाहूँगा इस कोट के साथ क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे ड्रॉपर्स हैं। तो कल ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करी थी, ट्विटर पे भी पोस्ट करी और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। डू नॉट फियर फेलियर, बट प्लीज़ बी टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट्स। तो फेलियर लाइफ में आते रहेंगे और फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिस प्रकार आप लोहे को तपाते हो, है ना? काफ़ी बार ये एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया, आप लोहे को तपाते हो तभी वो शेप में आता है। उसी तरह यार जितने आपको फेलियर मिलते हैं, आप उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, उतने ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, उतने ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हो। तो कभी यूँ नहीं सोचना यार जस्ट बिकॉज़ 16-17 साल की उम्र में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जेईई मेन्स का, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाया और मेरे दोस्त अच्छे कर गए तो मतलब मैं वीक हो गया और सेकंड अटेम्प्ट में मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। जब मैं अपने कॉलेज में था, मेरी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे थे जो ड्रॉपर्स थे, ठीक है? और अच्छा परफ़ॉर्म करके आए थे। तो इस चीज़ के साथ हम आगे चलते हैं, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, पूरा 100% देंगे, फेलियर से नहीं डरना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार कि किसी भी चीज़ को आप चेज़ करते हो, किसी भी चीज़ को पाने की चाह रखते हो, ठीक है? कि ये मुझे चीज़ चाहिए, तो रीज़न बड़ा होना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है? आप में से काफ़ी लोग अपने 11वीं 12वीं की जो टीनेज के ये साल हैं, ये इस जेईई मेन्स नाम की इस एग्ज़ाम पे दे रहे हो, तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि इसके एंड में आपको क्या मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप में से जो इतने सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में हैं, इनमें से एक अच्छा पोर्शन आज से 4 से 5 साल में कुछ ऐसे ऑफ़िस में होगा, ठीक है? कुछ ऐसे ऑफ़िस में बैठे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग लगभग 15 से 20 लाख का पैकेज कमा रहे होंगे, ठीक है? 15 से 20 लाख का पैकेज कमा रहे होगे, घर में आप रोज़ महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहे होगे, ये फीलिंग आनी ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, तो यार आपके दोस्त बड़े मतलब अच्छा-सा होगा, एक सुंदर कैंपस होगा आपका, ठीक है? अगले 4 साल की कॉलेज लाइफ़ बहुत अच्छी रहने वाली है और जब वो 4 साल होंगे ना यार, तो आप उस पूरे दौरान आपने जो 11th-12th में मेहनत करी है ना, उसको चेरिश करोगे कि यार उस टाइम मैंने कितनी अच्छी मेहनत करी थी और आज उसके कारण मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और अब मेरे को एक अच्छी प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। एक शुरुआत का जो पुश होता है ना यार लाइफ में, प्लेसमेंट आप में से सबको मिल जाएगी, सबको मिल जाती है। पर एक होती है यार कि आपको शुरुआत में मिले 4 से 5 लाख की प्लेसमेंट, एक होती है कि भई आपको मिल रही है 2 से 3 लाख की प्लेसमेंट, एक होता है कि भई आपको शुरुआत में ही मिल गई भई 27 लाख की प्लेसमेंट। भैया 27 लाख ये तो कुछ को ही मिलती है, नहीं यार कुछ को नहीं मिलती अगर आपका कॉलेज अच्छा है, अच्छे का मतलब क्या है? एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, ठीक है? आप में से जो पुराने यूज़र हैं, वो तो ऑलरेडी जानते ही होंगे, एनएसआईटी हो गया, डीटीयू हो गया, अब इसको यूटी बोलने लग गए हैं। आपकी आईआईटीज़ तो ऑब्वियसली हैं ही, ठीक है? और भी बहुत सारे कॉलेज हैं यार, तो जादवपुर हो गया। तो इन कॉलेजेस में एक 20 लाख से ऊपर का पैकेज एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस ब्रांच में और आईटी सारी ब्रांचेज़ में। तो ये चीज़ है ना, मैंने अभी बता दिया आपको फ़ील आ गई होगी, पर हो सकता है आप कल भूल जाओ, परसों भूल जाओ, 2 महीने बाद याद ना रहे। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक पन्ने में लिख लो इस रीज़न को और जहाँ बैठते हो ना पढ़ने यार, वहाँ पे सामने लगा लो, ठीक है? सामने लगा लो। एक लिस्ट बना लो कि यार अगले 5 साल में या मरने से पहले मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? मेरे को इतना पैसा कमाना है, मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। और जब आप उस पूरी लिस्ट को देखोगे, अपने सामने हमेशा रखोगे और देखोगे कि यार ये जेईई मेन्स की वजह से क्या वो सारी चीज़ पूरी हो पाएँगी और आंसर आएगा येस। क्यों? क्योंकि आपका एक अच्छा पैकेज होगा तो यार सारी आप अपनी जो मन की चीज़ें वो पूरी कर सकते हो, फ़ील आ गई। अब अब हम बात कर लेते हैं यार कि रीज़न होना चाहिए कि मेरे को ये करना है, पर काफ़ी सारे यार इंडिया में हम रह रहे हैं, ठीक है? एक सोसाइटी है, एक अजीब-सा प्रेशर यहाँ पे रहता है। काफ़ी लोग सिर्फ़ ड्रॉप इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि फैमिली प्रेशर है, ठीक है? 1 सेकंड मैं पेन कि भई फैमिली प्रेशर है।
मेरा भैया आईआईटी में, मेरे ताऊ का लड़का आईआईटी में, मेरे 3 गली में छोड़ के जो आंटी रहती है उसके बेटी का मौसी का पता नहीं कुछ आईआईटी में है। तो भाई मेरे को भी आईआईटी निकालना है, इसलिए फैमिली प्रेशर है, मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, बस शायद उस आंटी के लिए पढ़ रहा हूँ, वो रीजन है। तो यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर आपका ये है कि भाई आई वांट टू डू समथिंग बिग, कि भाई मुझे तो ऐसी कंपनी में काम करना है जो आज तक मम्मी सीरियल देखती थी, लोग ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, या फिर हम नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज देखते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ऑफिस है, वहां काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो यार क्लियर होगा, ठीक है। आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप कर सकते हो, आपने 11th-12th में देख लिया, एक बार अटेम्प्ट दे चुके हो और आपको लगता है कि हाँ यार मैं इस पेपर को निकाल लूंगा, बस मेरी लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, इस बार थोड़ी ये मेहनत और डालूंगा तो क्लियर कर लूंगा, तो आप निकाल लोगे। आप बस अपने ईगो में बैठे हुए हो कि भाई मैंने तो 10वीं क्लास में 10 सीजीपीए लाया था, 96% लाया था, 98% लाया था, तो मेरा तो आईआईटी या फिर एनआईटी ये तो निकलने ही चाहिए। अगर वो रीजन है तो यार नहीं निकलेगा, ईगो में नहीं निकलता, सोसाइटी के प्रेशर में भी नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को एक बेटर कॉलेज मिले, बेटर ब्रांच मिले, जिससे कि मेरी एक अच्छी कॉलेज लाइफ हो, तो हाँ यार निकलेगा। तो सबसे पहले रीजन आपको अपना बनाना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक सी चीज लग रही होगी कि आप में से कुछ को लग रहा होगा भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ कौन से हैं जहां से नंबर आ जाएंगे, ये क्या हम बकवास बातें कर रहे हैं। बकवास नहीं है यार, यही चीज है जो रोज आपको सुबह जब आप उठोगे तो आपको बेड से उठाएगी। आपको ये पूरे टाइम दिन में 50 बार दिमाग में आना चाहिए कि मैं ये एग्जाम दे क्यों रहा हूँ, ठीक है, मेरे को क्या मिलेगा इससे। तो आई होप ये सारी चीजें हमें फील आ गई हूँ। ये आपका घर है क्या? नहीं यार ये स्टूडियो है, घर मेरा ऊपर है। तो अब आप बात करते हैं यार सेल्फ इवैल्यूएशन, ठीक है यार। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग लेवल पे होती है। जैसे कि मान लो आपने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई एग्जाम दिया, ठीक है, हर जगह अलग अलग नाम होते हैं। कभी कभी 2-3 चैप्टर आपको पढ़ाए और उसके बाद आपका टेस्ट ले लेते हैं, कभी आपके हाफ सिलेबस का टेस्ट ले लेते हैं, कभी आपके सिंगल चैप्टर का टेस्ट ले लेते हैं, कभी आपके फुल चैप्टर का टेस्ट ले लेते हैं। आप में से जिन लोगों ने ऑलरेडी जेईई मेंस दे दिया है, तो मतलब वो भी एक पेपर हो गया। तो इन हर एक पेपर के बाद जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो बहुत जरूरी है, जो कि मेजोरिटी बच्चे नहीं करते। और मेजोरिटी से मतलब है कि भाई 95% बच्चे नहीं देखते। भैया इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? इवैल्यूएशन का ये मतलब होता है कि भाई अगर आपका पेपर, जैसे हम फिजिक्स की बात करें, ठीक है, आपका 120 नंबर का पेपर था, तो आपके 60 नंबर क्यों आए? आपके बचे हुए 60 कहाँ कट गए? और क्या ये 60 भी आपके पूरे थे? कहीं इनमें यूं तो नहीं था कि 40 नंबर का आपको आता था और 20 नंबर के तो आपने बस तुक्के मारे हैं? तो ये चीज इवैल्यूएट करना कि मेरी कमी कहाँ रह रही है, ये बचे हुए 60 नंबर मैं क्यों नहीं ला पाया, ये बहुत जरूरी होता है। और ये आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, आपको देखना है यार कि मतलब आपके अगर जैसे इस बार जिन्होंने भी जेईई मेंस दिया, कि यार लास्ट ईयर आप अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए? क्या सोशल मीडिया एक रीजन था? फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब में चिपके पड़े रहते थे? क्या आपके दोस्त आपको फुटबॉल वगैरह बुला लेते थे या गपशप वगैरह लगाते थे तो वो एक रीजन था? क्या फैमिली प्रॉब्लम्स, घर में सब लड़ रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा लड़ रहे हैं या कुछ इश्यूज हो रखे हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हो? काफी बच्चे कहते हैं भैया मैं डिप्रेशन में आ रखा हूँ, मेरे को सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है क्योंकि मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती है, मतलब हजार तरह की चीजें। क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, मॉरल इश्यूज थे, ठीक है, क्या रिलेशनशिप में आ चुके थे, टाइम वेस्ट हो गया था, ठीक है, वो मेरी पार हो मैं उसका देव, वो सारा सीन हो रहा था आपके साथ? क्या मेडिकल इशू था, कुछ 2-3 महीने की बीमारी हो गई थी आपको बड़ी? या प्रोक्रेस्टिनेशन था कि भैया पता था ये सब चीजें करनी है पर करता ही नहीं था, मन ही नहीं करता था मेरा। मेरे को पता था परसों एग्जाम है पर मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे पता था कि 3 महीने बाद एग्जाम आ रहा है पर मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं लेटा रहता था, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहता था, मैं टालता रहता था। या फिर ये रीजन है कि आपने नोट्स ही नहीं बनाए, आप क्लास में जाके बस बैठ जाते थे पर नोट्स नहीं बना रहे, या फिर नोट्स बना लिए तो उसे आके फिर रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और एक वही लास्ट रीजन कि यार भैया हमने पढ़ा तो सब कुछ था पर मैं पेपर में गया ना तो सब मैं भूल गया, फिर मेरे को कुछ याद नहीं रहा। उसका मेन रीजन होता है यार रिवीजन। जेईई मेंस के एग्जाम में सिलेबस कवर करना बड़ी बात नहीं है, जेईई मेंस के एग्जाम में सिलेबस कवर करना बड़ी बात नहीं है, उस सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करना बड़ी बात है, ठीक है। इस चीज को कहीं लिख लो, ये आज का वो है, ऑफ द डे होता है ना, रिविज। आपका सिलेबस कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, उस सिलेबस को रिटेन करना बड़ी बात है, 2 से 3 बार मिनिमम रिवाइज करना बड़ी बात है। तो ये चीज हमें फील आ गई है, ठीक है।
काफी बच्चे लिख रहे हैं यार कि हाँ भैया मेरे को मेडिकल इश्यूज थे। मेडिकल इश्यूज थे कोई बात नहीं यार, लाइफ में हो जाते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं था। पर ये वाला जो साल है ना, ये आपके कंट्रोल में है। आज से 10 साल बाद अपने आप को ये रीजन ना दे रहे हो कि भाई मैं उस साल बीमार हो गया था इसलिए मैं नहीं। जो शुरुआत में कोट था ना यार, फेलियर से नहीं डरना है, पर रिग्रेट से तो टेरिफाइड रहना है पूरा टाइम। अब हम थोड़ा यार एग्जाम को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई सीरीज का ये डायलॉग था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि एग्जाम को पढ़ने से पहले, एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी का था। तो यार आपके जेई मेंस में 11 लाख बच्चे हैं, ठीक है। 11 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, compete करते हैं, एक दूसरे का कत्लेआम करने के लिए आते हैं कि भाई हमें ऊपर वाली रैंक चाहिए। तो एक चीज आपको यार बताओ कि 11 लाख में से, ठीक है, ये बड़ी अजीब सी चीज है, मतलब बताते वक्त डिमोरलाइज नहीं होना यार, एक बार सुनो कि मात्र 10,000 बच्चे जो ऊपर के टॉप 10,000 रैंक में आएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। होम स्टेट कोटा ये सारे कोटा भी नहीं लगा रहे, सिर्फ जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, तो जो टॉप की 10,000 रैंक में बच्चा आ जाएगा, उसे अपनी मनपसंद के ऊपर के 4 से 5 कॉलेज मिल जाएंगे। 4 से 5 कॉलेज का मतलब ये नहीं कि यार, और यहाँ पे मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं कर रहा। मतलब कि यार या तो आपको अच्छी एनआईटीज में मिल जाएगा, अच्छी एनआईटीज होती हैं और ऊपर आपकी 6 से 7 जो एनआईटीज है, या फिर आपका अच्छा ट्रिपल आईटीज में हो जाएगा। अच्छी ट्रिपल आईटीज का मतलब होता है ऊपर की आपकी 5 से 6 जो ट्रिपल आईटी है, ठीक है। या फिर आपके जो और कॉलेज हैं, एनएसयूटी हो गया, डीटीयू हो गया, ठीक है, आपके और भी नीचे आते हैं, इन कॉलेजेस में हो जाएगा। और सिर्फ इनमें एडमिशन नहीं होगा, आपको एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है यार। काफी आपके सारे सीनियर्स होते हैं, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो। आपके काफी सारे, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लो यार, पता चला पूरी क्लास में सिंगल पेन से मैंने निकाल दी। तो आपके काफी सारे ऐसे सीनियर होते हैं यार। देखो हमें जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमें बोलते हैं यार कि सिर्फ आईआईटीज का पढ़ो। नहीं यार, सिर्फ आईआईटीज नहीं है। मतलब मैं भी जब तक मैंने जेई मेंस नहीं दे दिया था, मुझे ये नहीं पता था कि एनआईटीज में कैसे जाते हैं, ट्रिपल आईटीज में कैसे जाते हैं, एनएसआईटी डीटीयू भी कुछ चीज है। पर आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि आपको फाइनल गोल पता होगा, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। आपको पता होना चाहिए कि यार सिर्फ जेई मेंस और एडवांस नहीं होता, एक बिट सेट नाम का भी पेपर होता है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर करके, तो काफी लड़के होते हैं जिनको आईआईटीज में एडमिशन तो मिल जाता है, ठीक है, पर उनकी रैंक आई होती है 8-9 हजार, और उनकी जेई मेंस के अंदर भी 8-9 हजार रैंक आई होती है। अब इस रैंक पे आपको आईआईटीज में टॉप ब्रांच नहीं मिलती, या फिर एक टॉप कॉलेज में नहीं मिलता। पर अगर आपकी जेई मेंस में 8 से 9 हजार रैंक आई है, तो आपको एनआईटीज या फिर ये जितनी भी ट्रिपल आईटीज, एनएसआईटी, डीटीयू है, इनके अंदर टॉप ब्रांच मिल जाती है। भैया क्या टॉप ब्रांच से बहुत फर्क पड़ता है? बहुत नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आईआईटीज में आपको लोअर ब्रांच मिलेगी, इतना अच्छा पैकेज नहीं आएगा। पर यहाँ पे अगर आपको टॉप ब्रांच मिलेगी, तो भाई 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिलेगा, सिर्फ टॉप ब्रांचेस में, पूरे कॉलेज का नहीं, सिर्फ टॉप ब्रांच। जो कंप्यूटर साइंस आईआईटी हो गई, सीएसएआई हो गई, ठीक है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हो गया, 15 से 20 लाख, यही तो सपना था, इसलिए तो जेई मेंस दे रहे हो, ठीक है। तो आपका गोल यार मेंस भी है, आपका गोल एडवांस भी है, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। काफी बच्चे बोलते हैं यार मैं तो एडवांस का पढ़ रहा हूँ, मैं मेंस का नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ टफ क्वेश्चन करूंगा, मैं आसान क्वेश्चन नहीं यार, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब 10,000 रैंक में आने के लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ पूरा, ओके। अब ऊपर की 10,000 रैंक में आने के लिए यार आपका जो स्कोर है वो लगभग 180 प्लस होना चाहिए 360 में से। और ये हम बात कर रहे हैं 2014 से 2018 के बीच में। लास्ट ईयर भाई एनटीए ने आके थोड़ा सा मजाक किया था सारे बच्चों के साथ। तो वहां पे क्या हो रहा था, बच्चों के चाहे 200 नंबर आ रहे हैं, तब भी उनकी 10,000 रैंक नहीं आ पा रही है। तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे यार। मैं आपकी 2014 से 2018 की बात कर रहा हूँ। जब अगर किसी पेपर में बच्चे 200 या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और फिर भी उनकी रैंक ये आ रही है, उसका मतलब होता है पेपर आसान आया था, थोड़ा सा, रिलेटिवली, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आसान आया था। तो आपको यार मात्र 180 प्लस स्कोर लिया होगे तो आप इन टॉप के 10,000 रैंक में आ जाओगे। तो ऊपर की 10,000 रैंक का मतलब क्या है? 15 से 20 लाख का पैकेज। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अपने आप को बार बार बताना है, ठीक है। अब हाईएस्ट पैकेज क्या होता है यार? भैया एवरेज पैकेज तो 13 से 20 हो गया, हाईएस्ट पैकेज यार आपका डोमेस्टिक 50 लाख तक जाता है,
जैसे अभी मेरे कॉलेज में दोबारा आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हुई है, पहली कंपनी, अभी बताना मेरे को अलाउड नहीं है, बताना नहीं चाहिए कौन सी कंपनी आई, ठीक है, पर उसने 50 लाख का पैकेज दिया है, ठीक है। तो हाईएस्ट आपका डोमेस्टिक 50 लाख तक जाता है, और अगर आपका इंटरनेशनल है, जैसे आपका भाई गूगल वगैरह हो गए, फेसबुक हो गए, इंटरनेशनल आपको लेके जा रहे हैं, तो आपका 1.25 करोड़ तक का पैकेज जा सकता है, ठीक है। तो पता चलना चाहिए ना क्यों पढ़ रहे हो। अब 10,000 के रैंक के ब्रैकेट के बाद यार आपका आता है 50,000 का रैंक का ब्रैकेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें यार आपको सारी की सारी जो एनआईटीज हैं, रियली करोड़ में भी, हाँ यार करोड़ में भी आपका पैकेज होता है। अब देखो यार, ये 50 लाख खुल के कैसा होता है, ये मैं इस आज की स्पेशल क्लास का टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता। बेसिकली होता ये यार कि आपको जब वो 50 लाख देते हैं, तो उसमें आपका इन हैंड 50 लाख कैश नहीं होता, वो बेसिकली आपका करीबन 20 लाख के करीब आपकी सैलरी होगी, कैश कैश मतलब जिसे आप नोट गिन सको। बाकी आपके स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, और पर्क्स वगैरह होती है, जो कि आपको टाइम के साथ मिलती हैं। प्रॉपर आपको 50 हाथ में कभी भी नहीं मिलता, ठीक है। कैसी बातें कर रहे हैं हम, पढ़ाई की बातें कर लेते हैं पहले। तो अगर आप इन टॉप के 50,000 रैंक के ब्रैकेट में आते हो यार, तो आपको अब भी एनआईटी तो मिल जाएगी, ट्रिपल आईटीज भी मिल जाएंगी, ठीक है, शायद एनएसयूटी डीटीयू भी मिल जाए, कोटा है तब तो और आसान हो जाएगा मिलना। पर यार अब आपको यहाँ पे टॉप ब्रांच नहीं मिलेगी, ठीक है, शायद कंप्यूटर साइंस नहीं मिले, शायद आईटी ना मिले, शायद ईसीई ना मिले। अब आपको जो नीचे की ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस अच्छी होती हैं यार, हर एक में आपके करियर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर अगर आप ये पूछो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किसमें, तो यार ऑब्वियसली वो टॉप ब्रांच में मिलेगी। पर इस रैंक पे आपको टॉप ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। इस यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज हो जाता है यार 5 से 8 लाख। तो कभी भी जब आपका यूं मन करे ना यार, मतलब कि यार आज आधा घंटा और पढ़ूं क्या, आज 1 घंटा और एक्स्ट्रा दूं क्या पढ़ाई में, तो इस चीज को ध्यान रख लेना कि यार आपकी थोड़ी सी मेहनत से इतना फर्क पड़ सकता है, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत से इतना फर्क तक पड़ सकता है। अब हम यार आगे जाते हैं, हमने एग्जाम को थोड़ा जान लिया है, हमें आगे रिजल्ट क्या मिलेंगे हमने वो भी जान लिया है। अब थोड़ा पेपर के बारे में और बात करते हैं। जब हम जेई मेंस एग्जाम की बात करते हैं, तो ये जनरल है, ठीक है, हो सकता है सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल ना हो, यहाँ पे हम सिर्फ एक जनरल बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री आपका फिजिक्स से आसान होता है, और आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स से आसान होता है। बेसिकली आपका मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और आपका केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आसान होता है। भैया ये आपने किस बेसिस पे बोला है? मैंने ये इस बेसिस पे बोला है कि अगर एक बच्चा मात्र एनसीईआरटी करके चले जाए, कौन सी, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की। ओके, हेलो एवरीवन। कोई बच्चा पूछ रहा है 10,000 रैंक के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए? यार वो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था ना, 10,000 रैंक में आने के लिए यार आपके 180 प्लस होना चाहिए 360 में से। अगर हम 2014 से 18 की बात करें, 2019 का यार थोड़ा भूल जाओ, एनटीए ने मजाक किया था काफी बच्चों के साथ, थोड़ा वहां पे बच्चों के 200 प्लस आ रहे थे, तब भी यार उनकी 10,000 पे रैंक नहीं आ रही थी, ठीक है। पर कोई नहीं, वो थोड़ा सा पेपर इजी हो जाता तो बच्चों के नंबर ऊपर बढ़ जाते हैं। फील आप समझ गए, बच्चे तो वही हैं, इस बार फिर से वही होगा। हाँ यार होगा तो कोई बात नहीं, सबके लिए हो रहा है, जो हो रहा है मास स्केल पे हो रहा है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या है यार, मैंने किस बेसिस पे बोला कि केमिस्ट्री आपका सबसे आसान है मैथमेटिक्स से? भैया हम सबको पता है, पर फिर भी चलो बता देता हूँ। एनसीईआरटी अगर आप सिर्फ करके चले जाते हो क्लास 11th और क्लास 12th की, तो आप केमिस्ट्री में 72 स्कोर कर सकते हो 120 में से। 72 स्कोर कर सकते हो 120 में से। मैं आपको बता दूं यार, जितने बच्चे जेईई मेंस एग्जाम देंगे ना, 90% से ज्यादा ये स्कोर नहीं ला पाते हैं। और हम घुसे पड़े रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है, यहाँ का मटेरियल, वो किताब बता दो, फलाना किताब बता दो। अरे हमारे यार ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत सिंपल चीजें हैं, उन्हीं पे हमें फोकस रहना है। तो अगर हम पिछले 5 साल को देखें, तो लगभग 72 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो 120 में से, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पढ़ के। अगर हम वही चीज फिजिक्स में अप्लाई करें कि सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ के चले जाएं, तो यार हम 120 में से लगभग 25-30 नंबर ही स्कोर कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं जा पाओगे। मतलब फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो यार आप एनसीईआरटी पढ़ के 10 नंबर तो पक्का ले आओगे 120 में से, समझ रहे हो? पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए थोड़ा कम, और केमिस्ट्री में सबसे कम। ये हम जेईई मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये एडवांस की कहानी नहीं है। जब हम एडवांस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के भी सींग निकल आते हैं, ठीक है, वो भी मतलब क्रेजी हो जाता है फिर सींग। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, वो ये सारी कहानी बताने का एक ही मकसद था कि आपके जो मैथ्स के 4 मार्क्स हैं, जो आपके फिजिक्स के 4 मार्क्स हैं, और जो आपके केमिस्ट्री के 4 मार्क्स हैं, वो बराबर है, ठीक है।
तो जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा आसान लगता है, हो सकता है किसी बच्चे को मैथ सबसे ज्यादा आसान लगे, तो उस पे हमें ज्यादा जोर डालना है। जो सब्जेक्ट आसान लगे, जिसमें नंबर लाना आसान है, जिसमें सिलेबस कवर करना, रिवाइज करना आसान है, उस पे हम ज्यादा जोर डालेंगे। जिस पे कम है उस पे थोड़ा, और जो सबसे मुश्किल है उस पे सबसे कम। थोड़ी थोड़ी फील आ गई? ओके भैया, मुझे फिजिक्स ज्यादा हार्ड लगती है। फिजिक्स का यार पता है, फिजिक्स में एक सेकंड एक और नया फीचर यूज कर लेता हूँ इसका, नई स्लाइड डालते हैं बीच में। जो फिजिक्स है ना यार, ये बहुत, ये मतलब इसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था अपने, यहाँ पे नहीं, जो मैंने यूट्यूब पे लिया था। फिजिक्स आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है। शुरुआत में आपको इसे मनाने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, तो शुरुआत में आपको ये हार्ड लगेगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो आपका बेस ज्यादा तगड़ा नहीं बना हुआ है तो। पर एक बार जब आपको फील आ गई, ठीक है, उसके बाद जो इसमें नंबर आने शुरू होते हैं ना यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरे साथ खुद हुआ था। जब मैं क्लास 11th में आया था, ठीक है, तो मैं 10th तक आपका सिर्फ स्पोर्ट्स में था, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है। क्लास 11th में पिताश्री ने कहा कि यार जाओ पढ़ो अपना जेईई मेंस के लिए, मेरे को झोंक दिया, ठीक है, मेरी बलि चढ़ा दी, तो मेरे एकदम से फिजिक्स समझ में नहीं आई। पर फिर जब 12th में मैं ढंग से पढ़ने लग गया, ठीक है, मैंने कुछ टीचर्स की हेल्प भी ली थी, तो यार जहाँ पे मेरे मतलब शुरुआत में, मजाक नहीं कर रहा, मेरे यार 25-30 नंबर आ रहे थे 120 में से। और वहीं पे जब 12th में मैं घुस गया था ना, मेरे कुछ कुछ एग्जाम्स हो रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां मैं 100+ स्कोर कर रहा था। तो ये एक फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक बार इसे समझ गए ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, भम, आप इतना पढ़ोगे इसे, इतना पढ़ोगे कि आपका केमिस्ट्री का टाइम भी खा जाएगा, ये मैथ्स का टाइम भी खा जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी फिजिक्स से डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कोर्स इसलिए लॉन्च करके आया हूँ, ठीक है, जिससे कि यार आपके बेसिक्स वीक, जो वीक है वो स्ट्रांग हो सके। ओके, मैं बच्चे भी बहुत डाउट पूछ रहे हैं यार, एक सेकेंड, एक बार हम इसको कवर कर लेते हैं यार, फिर जो टाइम बचेगा ना, हम तब बैठ के ऐसे ही गप्पे लड़ाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हमने यार यहाँ तक ये पढ़ लिया था, 4 मार्क्स आपके मैथ्स के इक्वल टू 4 मार्क्स आपके फिजिक्स के इक्वल टू 4 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के। तो जो आपको आसान लगे उस पर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, जो हमें मुश्किल लग रहा है उस पर कम लगाएंगे, जो बहुत मुश्किल लग रहा है उसको और कम लगाएंगे। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ना है, हमें यार पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है अगर हमें टॉप 10,000 में रैंक लानी है तो। क्यों? क्योंकि हमें स्कोर तो 180+ लाना है। अगर 2014 से 18 का कोई भी पेपर उठाएं, हमारे उसमें 180 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो हमारी टॉप 10,000 रैंक आ जाएगी। अब ये कैसे ला सकते हैं हम? बच्चे यार काफी गलती पता है क्या करते हैं, पिछले 4 साल से जितने भी बच्चे मेरे को मिले हैं, ठीक है, जब वो एग्जाम दे के आ जाते हैं, उनका मेन सबसे बड़े 2-3 जो गलतियां होती हैं वो ये, बच्चे सोचते हैं पेपर आ रहा है, चलो भाई फुल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ूंगा, जितना ज्यादा सिलेबस पढ़ूंगा उतने ज्यादा नंबर आएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि भाई सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं। काफी बच्चों को मैंने देखा है मैथ्स में कोनिक सेक्शन के सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चले जाते हैं, ये सोच के कि यार फॉर्मूला देखूंगा मैथ्स में कहीं अप्लाई हो जाएगा क्या। वो बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना, वो जेईई मेंस है, फॉर्मूला से कुछ नहीं होता, वहां पे प्रैक्टिस चाहिए बहुत तगड़ी। तो अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो, आपका किसी पर्टिकुलर चैप्टर का मिनिमम 2 से 3 बार रिवीजन नहीं हो रखा है, तो उस चैप्टर की कोई वैल्यू नहीं है यार। समझ रहे हो? आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, आप सिलेबस को कुछ ऐसा समझो, ये आपकी पूरा सिलेबस है, जो मैंने ये लंबी सी लाइन खींची है। आपने कोई चीज यहाँ यहाँ पढ़ी इस एरिया में, ठीक है, मान लो ये अभी आपने अगस्त में पढ़ी, और यहाँ पे आपका ये मार्च में एग्जाम है। अगर आप इस चीज को रिवाइज नहीं करते हो इस मार्च से जस्ट पहले या फिर बीच बीच में इन पोर्शंस में, तो यार यहाँ तक ये चीज फायदेमंद ही नहीं रहेगी। ठीक है, आप यूं सोच रहे होगे भाई मैं सितंबर में नया चैप्टर पढ़ूंगा, अक्टूबर में नया करूंगा, क्योंकि मेरे को तो भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आपने जो चीज पढ़ रखी है आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं यार, ये 90% बच्चों के साथ होता है। क्योंकि आपका कुछ पोर्शन सिलेबस के छोड़ने के लिए ना बहुत डर लगता है, गट्स चाहिए होता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही बताने के लिए बैठा हूँ कि अगर तुम पूरा सिलेबस नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना करो वो सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड का क्या मतलब होता है, इसको पूरा मिटा देता हूँ, जगह खाली हो जाए थोड़ी सी। सॉलिड का मतलब ये होता है यार कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में से, मैं जेईई मेंस लेवल के अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछूं, तो 10 में से आप 8 क्वेश्चन तो पक्का आंसर कर दो। इस लेवल की प्रिपरेशन हमें हर चैप्टर में चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आप पूरे सिलेबस को कवर करो। ठीक है, ये बेसिक्स क्लियर है, इसको भी लिख लो और दीवार के आगे चिपका लो। ओके, तो आपको क्या करना है यार, सबसे पहले एक टारगेट स्कोर कर लो।
टारगेट स्कोर मतलब कि भैया 180 मैं ले आऊंगा तो मेरी 10,000 में रैंक आ जाएगी, उसमें 60 नंबर ऐड कर दो प्लस 16, ठीक है। तो अगर आप 240 250 नंबर का भी सिलेबस ढंग से कर लो, सेफ जोन में रहना है, चलो भाई ठीक है 280 नंबर का भी आप सिलेबस ढंग से कर लो, भैया मेरे को तो 200 नंबर स्कोर करने, मेरे को तो 210 नंबर स्कोर करने, तो ठीक है यार 60-70 नंबर उसमें जोड़ो, ठीक है। तो आप चाहे 300 का कर लो, आप 60 नंबर का सिलेबस पढ़ के ही मत जाओ, तब भी आप ये स्कोर इजीली ला सकते हो। फील आ गई? अब ये चीज करने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, पर इतना अपने पास भरोसा रखना है। प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि यार भैया कोई भी 10 क्वेश्चन दे देना उस पर्टिकुलर चैप्टर में से 8 तो पक्का कर दूंगा, ठीक है। ये समझ में हमें आ गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है यार, इसे ऊपर से मत जाने देना, ठीक है, वरना जो गलती हमने लास्ट ईयर की है वो गलती इस साल ना हो, हमें इस साल बेटर रिजल्ट चाहिए। मैं अभी यार आपके सारे डाउट्स अभी देखूं क्या, फिर आपके ये रुक जाएगा। भैया 250 मार्क्स में NSUT CS मिलेगा, तुम 250 मार्क्स लेके आ जाओ, तुम्हें ऑलमोस्ट कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। NSUT का CS मिल जाएगा अगर वो तुम्हारा क्वेश्चन था तो। किसी बच्चे ने कहा है कि भैया मेरा, यार ये कमेंट सेक्शन इतनी तेज जा रहा है कि मैं ऊपर वाले कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे को याद दिख नहीं रहा, पर मैंने जितना पढ़ा था कि मैं 200 प्लस मैंने स्कोर किया और उसके बाद भी मेरी 35,000 रैंक थी 2019 में। वो पेपर आसान था यार फिर, ठीक है। ये जो मैंने बोला है ये 2014 से 18 के जो पेपर हैं उन पे अप्लाई होता है। 19 में यार सबके नंबर थोड़े थोड़े ऊपर गए, ठीक है, NTA ने थोड़ा मजाक कर दिया। भैया मैं 12th में हूँ, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है तो भी यार आराम से देखो, ठीक है, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। भैया कंटिन्यू, हाँ सही बात, थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं यार, एक बार मैं खत्म कर दूं जो मेरे को बोलना है, फिर आप धीरे धीरे प्यारे प्यारे डाउट पूछना अपने मेरे से। तो यार हमने आपने एक टारगेट बना लिया, आपको एक टारगेट बनाना है, ठीक है, कि भाई अगर ये एक जनरल प्रोस्पेक्शन दे रहा हूँ, एज्यूमिंग कि केमिस्ट्री सबसे आसान है, मैथ सबसे डिफिकल्ट है, हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है पर मेजोरिटी के लिए यही रहेगा। आप अगर केमिस्ट्री में लगभग 90 को स्कोर, ये टारगेट करो कि यार मेरे 90 आए, ठीक है, तो टारगेट तुम 100 को करना तब 90 आएंगे, ठीक है। और आप अपने फिजिक्स में लगभग 80 टारगेट करो, और मैथ्स जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लेता है, ज्यादा को नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें निकालने पड़ते हैं, तो उसमें अगर आप सिर्फ 40 भी लाओगे, इनका सम करोगे तो यार आपके 210 नंबर आते हैं। कौन से पेपर में? जो कि 2014 से 18 के बीच में आए थे, उस लेवल पे, ठीक है। अगर आपका ये स्कोर आ जाता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा स्कोर है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर है। आपको अगर 80 आउट ऑफ 120 लाना है तो आपको यार एंटायर सिलेबस करना पड़ेगा फिजिक्स का, तभी आएंगे, ठीक है। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है तो यार आप 80 से ज्यादा भी ला सकते हो। और ये जो कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, इसका मेन गोल ये है कि आप में से काफी सारे बच्चे, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा यार, अभी मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज आप फिर बिलीव कर पाओगे कि हाँ आप भी 80 से ऊपर ज्यादा स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, चाहे आपके आज तक 20-25 नंबर ही आ रहे हो, मेरे को बस आपके 8 से 9 महीने चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आपको 90 स्कोर करना है तो यार आपको एंटायर सिलेबस पे ग्रिप करनी पड़ेगी, और अगर आपको मैथमेटिक्स में यार मात्र 40 नंबर लाने हैं तो आप अगर 60% सिलेबस भी करके जाते हो, मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ अपनी 12th भी करके जा रहा है, ठीक है, तब भी इतना स्कोर लेके आ सकता है, ठीक है। 12th कर रखी है, 11th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको थोड़ा बहुत आता ही है, ठीक है, तो आप इतना इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आप अपना काफी टाइम बचा लोगे, जो टाइम आप अपना 11th की मैथ्स को दे रहे थे वो अब आप इनका रिवीजन करने में लगा सकते हो। समझ रहे हो, हर बच्चे की अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर आप यहाँ पे फील समझ गए, क्या समझ गए? फील समझ गए। नेक्स्ट चीज यार, अब कुछ बाहुबली टिप्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगी टॉप के 1% बच्चे में आने के लिए, बेसिकली आपकी टॉप की 10,000 रैंक में आने के लिए। मल्टीपल स्टडी मटेरियल यूज नहीं करना है। बहुत अंदर से मन करता है, हमारे दोस्त बोलते हैं क्या यार DC पांडे बहुत अच्छी है, गलत नहीं कह रहे, बहुत अच्छी किताब है। भैया BM शर्मा बहुत अच्छी है, गलत नहीं कह रहे, बहुत अच्छी किताब है। भाई एक एरियोडोव नाम की किताब भी आती है यार, एक क्रोटोव नाम की किताब भी आती है, बहुत अच्छी है, गलत नहीं कह रहे, बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। भैया एक प्रदीप भी किताब आती है मोटी सी, हाँ यार किताब तो काफी अच्छी है। यार एक SL अरोड़ा, हाँ SL अरोड़ा ही है ना वो? यार वो भी किताब आती है, वो भी काफी अच्छी है। यार NCERT भी एक किताब है घटिया सी, पता नहीं क्यों लॉन्च कर दी, नीले नीले काले काले पन्ने, ठीक है,
ये सारी किताबें बहुत अच्छी है। अरे यार वो रेज़न मतलब इधर-उधर का मटेरियल जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? मतलब फलाना कोचिंग XYZ कोचिंग है, इसका फिज़िक्स अच्छा है, इसका केमिस्ट्री अच्छा है, इसका मैथ्स अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, सारी चीज़ अच्छी हैं, पर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि सारी की सारी कर लेंगे, नहीं है हमारे पास टाइम। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, अपना कोचिंग मटेरियल पकड़ लो, कोचिंग मटेरियल क्यों? मतलब आपके एरिया का अगर अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो यार वो कोचिंग मटेरियल बढ़िया होता है, ओके होता है, यूँ नहीं कि तुम उसको पढ़ के फेल हो जाओगे या उसको पढ़ के कोई क्लियर नहीं कर सकता, सारे मटेरियल एक ही होते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ फिज़िक्स तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं, "भैया आप डीसी पांडे से पढ़ा रहे हो, भैया आप बीएम शर्मा से पढ़ा रहे हो, भैया आप फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ा रहे हो, भैया आप एसएल अरोड़ा के क्वेश्चन करा रहे हो।" अरे एक लिमिटेड क्वेश्चन बैंक है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। अगर पूरी फिज़िक्स को पकड़ लूँगा ना तो मात्र कुछ 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन होंगे, ठीक है? वही क्वेश्चन आपको इन किताबों में मिलेंगे, अलग-अलग किताबों में बँटे हुए हैं। इन किताबों को देख के ही कोचिंग मटेरियल बनता है। तो आपको एक क्वेश्चन काफ़ी जगह सारी जगह मिल सकता है, समझ रहे हो? तो आप किसी भी एक को ढंग से कर लो, सारी करने की ज़रूरत नहीं है। और यार एक मेमोरी का आपको एक रूल बता देता हूँ। हमारी क्या होता है, मेमोरीज़ है ना मैप्स की तरह काम करते हैं, लेयर्स की तरह काम करती है। आपने वो देखी है ना आयरन मैन मूवी 2008 जो पहला पार्ट निकल के आया था, तो जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को केव में बंद कर लिया था, तो वो अपना पहला रोबोट मॉडल बनाता है आयरन मैन का। तो उसमें 3-4 पन्ने होते हैं और वो एक के ऊपर एक रखते हैं, तब जाके पूरा रोबोट दिखता है। हमारी मेमोरीज़ भी कुछ ऐसी ही हैं। आप एक बार अपनी उस किताब को निकालते हो, एक लेयर बनी। आप दोबारा उसी किताब को उसी पैटर्न में देखते हो कि यार ये वाला क्वेश्चन इस पेज के ऊपर वाले कोने में है, ये वाला क्वेश्चन नीचे वाले में है, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ सीखा था। उसके बाद मतलब एक लेयर सी बनती रहती है, समझ रहे हो? एक और लेयर, फिर एक और लेयर। आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करते हो कि यार जो मेरा 2D मोशन है वो इस पन्ने से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हैं, इनमें ये फंडा लग रहा है। उस प्रकार आपकी मैपिंग होती रहती है और जितने आपके रिविज़न लेयर लगते हैं सिंगल चीज़ के, एक ही सोर्स से, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? ये बात हम समझ गए हों। सर 11th की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। 11th 12th यार दोनों की सेम स्ट्रैटेजी है, ठीक है? स्ट्रैटेजी का एस उल्टा थोड़ी ना आ जाएगा यार 12th में आके, सेम ही चीज़ है। सारे पॉइंट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। थोड़ा आराम से सुनते हैं। ठीक है, सेम ही सब चीज़ बोल रहे हो। सिंगेज आपकी बीएम शर्मा ही होती है यार। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। हट जा, सिम। ओके। तो सारे स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ना यार, एक पकड़ लेना और उसको अच्छे से करते रहना। और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँ। नोट्स तो ख़ैर जब हम पढ़ेंगे अपने आप मिल ही जाएँगे आपको। आपको बेसिकली असाइनमेंट वगैरह कुछ प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है? आप में से काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डाल दूँगा। एचसी वर्मा को भूल गए क्या? अरे यार एचसी वर्मा तो भगवान है। उनको पढ़ के तो बाकी सारों ने किताबें लगाई हैं। ठीक मतलब 2 किताब भूल गया तो यार मेरे पे चढ़ना मत अब। समझ गया ना? मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। अब स्टिक टू वन गुड मटेरियल एंड रिवाइज इट 3 टू 4 टाइम्स वो सेम ही बात है। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सारे एवेंजर्स के फैन इसको अच्छे से देखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएम। हम क्या करते हैं यार क्लास में चले जाएंगे ये सबके साथ होता है यार 90% बच्चों के साथ होता है मजाक नहीं कर रहा। क्लास में चले जाओगे टीचर आगे पढ़ा रहा है बोर्ड पे आप या तो लिख नहीं रहे हो लिख रहे हो तो अपने आधे मन से लिख रहे हो और अगर आपने नोट्स लिख भी लिए तो भाई जब आप अपने घर आते हो तो आप उस चीज को रिवाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, नहीं किया तो ये जो पूरा आपने प्रोसीजर किया ना इतना सारा, इसका कोई पॉइंट नहीं है, सिवाय टाइम वेस्ट के, ठीक है? आपकी ने जो 2 सुबह रोटियाँ खाई थी ना, उनकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई आपकी, ठीक है? हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया है। तो जब तक आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, कोई फ़ायदा है ही नहीं। यूँ सोचो जो चीज़ रिवाइज़ नहीं करी वो गई, वो फ़ायदा करेगी ही नहीं अब। आपको एक्सटेंसिव नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है यार, अगर हो सके तो अलग-अलग कलर के यूज़ करो, ठीक है? रेड यूज़ करो, ब्लू यूज़ करो, ब्लैक यूज़ करो, ठीक है? अलग-अलग असाइनमेंट दे दो, ब्लैक से क्वेश्चन लिखूँगा, ब्लू से सारे नोट्स लिखूँगा और रेड से जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी, उन चीज़ों को मार्क करूँगा। तो आपके नोट्स क्या होते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। जितने कलरफुल होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी मैपिंग ईज़िली हो जाती है। 25 कलर भी यूज़ मत करना, 3 काफ़ी होते हैं, 2 से 3। एक्सटेंसिव नोट्स होने चाहिए। बेसिकली मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ा रहे हैं, मान लो एक चैप्टर आपको लगभग 10 घंटे पढ़ाया, तो वो 10 घंटे की एक-एक लाइन आपके नोट्स के अंदर होनी चाहिए। आपने क्लास में एक बार नोट लिखे, अब घर में जाके उसे 2 बार रिवाइज़ करना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट क्लास जानी है।
ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास लेनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने ये पॉइंट कर लिया उसका जेईई मेंस नहीं रुक सकता, रुक ही नहीं सकता यार। रिवाइज प्रीवियस क्लास 2 to 3 टाइम्स, रिवाइज प्रीवियस क्लास 2 to 3 टाइम्स, रिवाइज प्रीवियस क्लास 2 to 3 टाइम्स। ये भी दीवार पे लिख लो, आज अपनी सारी दीवार हम खराब कर लेंगे। ठीक है, पन्ने पे लिख लो, डेस्क पे चिपका लो, अपने रिमाइंडर में लिख दो, फोन के ऊपर लिख दो, रिवाइज प्रीवियस क्लास 2 to 3 टाइम्स। आज आपकी क्लास हो रही है, मान लो अभी आप जैसे नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अब क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको इन नोट्स को 2 बार रिवाइज करना है। भैया रिवाइज कहाँ करें? रफ कॉपी में करना है, ठीक है, तेज तेज लिखना है, अपनी सबसे अच्छी हैंडराइटिंग, मतलब सबसे गंदी हैंडराइटिंग दिखानी है, ठीक है, रफ कॉपी में तेज तेज बस लिखना है, हाथ से लिखना है। और यूं नहीं कि सिर्फ रीडिंग मार रहे हो, बस में जाते वक्त पढ़ लिया एक तरफ, अच्छा ये पढ़ा, नहीं, हाथ से लिखना है, हाथ को याद होना जरूरी है। और उसके बाद अपनी आप नेक्स्ट क्लास लो। तो यहाँ पे जो आपका जो बेस बनेगा ना यार, जो आपने ये 2 रिवीजन कर लिया, भाई साहब एक्चुअली होता क्या है यार, आपको एक बार जो आपने चीज पढ़ ली उसको रिवाइज करने का 2-3 महीने बाद ही टाइम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप शुरुआत में उसका, अरे पेन काहे नहीं चल रहे, जब आप शुरुआत में उसका बेस बनाओ तो वो सॉलिड हो, वो सॉलिड होगा तभी आप उसको, जब यार नेक्स्ट आपका जो एग्जाम हो रहा है, मान लो तो आपका 1 महीने बाद कोई एग्जाम हुआ, उससे पहले पढ़ोगे तो एकदम से क्लिक करेगा। उसके बाद दोबारा आपका भी कोई एग्जाम आया, हाफ सिलेबस एग्जाम आया, तब आप रिवाइज करते हो। उसके बाद कोई फुल सिलेबस एग्जाम आया, ठीक है, तब आप रिवाइज करते हो। तो यहाँ पे 3 बार आपका इधर रिवीजन हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार मॉक टेस्ट में हुआ। ऐसे आपको पता चला आपके हर चैप्टर का 4 से 5 बार रिवीजन हो गया। अब पूछ लो इस चैप्टर में से कुछ भी, अब आप इजीली परफॉर्म कर दोगे। अब यार आप में से काफी लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, उन्होंने तो शायद अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती है, तो काफी अच्छी है, क्योंकि हजारों बच्चे उस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं। तो वहां पे आप बेसिकली कोई भी परफॉर्म करते हो तो आप अपने आप को बाकी बच्चों से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपने ऑलरेडी किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो तो वो करो, पर जाना जरूर है, ठीक है। स्पेशली ड्रॉपर्स क्या होते हैं यार, 2-3 महीने बाद आपका मोरल डाउन हो जाता है, बोर वोर हो जाते हैं। मेरे दोस्त तो यार फेसबुक पे अच्छी अच्छी पिक्चर डाल रहे हैं, कॉलेज वॉलेज चल रहा है। ओके ठीक है, हमारे पास टाइम कम बचा है, 20 मिनट ही बचे। तो इसलिए यार टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तब आप देखते हो यार हजारों बच्चे मेरे जैसे भी हैं जो कि मेरी तरह ही पढ़ रहे हैं। अच्छा मेरी रैंक 300 आई, ये ऊपर के 300 बच्चों ने मेरे से ज्यादा पढ़ाई की है, इस बार मैं नहीं पीछे करूंगा। अरे वाह, मैंने 700 बच्चों को पीछे छोड़ दिया। ये फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है। अभी बताया नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज के नोट्स बनाने। ये तुम्हारी क्लास चल रही है यहाँ पे, आस्था चैनल नहीं हो रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यार टाइम टेबल की। टाइम टेबल यार मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बाकी जितने लोग यहाँ पे नए हैं, ओ भाई साहब कमेंट ज्यादा आ रहे हैं क्या, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं? हाँ यार, अनअकैडमी पे आपके फ्री कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, वो पर आपकी जो पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, वहां पे भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। यार तुम्हारे कमेंट्स बहुत स्पीड से आ रहे हैं, एक सेकंड, हम पहले इसको कवर कर लेते हैं, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके ठीक है, अब हम यार टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। कोई भी एग्जाम है, ठीक है, तुम्हें तो अभी जेईई मेन से ही फर्क पड़ता है, उसमें यार 3 चीजें होती हैं। एक स्ट्रैटेजी है, फॉलो करो उसे, GOD, गॉड स्ट्रैटेजी से मैं बोलता हूँ, जहाँ पे जी आपका स्टैंड करता है गाइडेंस के लिए। गाइडेंस मतलब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ या जो आपके टीचर जो आपको पसंद है वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है, वो होता है गाइडेंस, वो टीचर का काम होता है या फिर आपके पेरेंट्स का काम होता है कि आपको गाइड कर दिया। ओ का मतलब होता है ओबीडियंस, कि यार जो भी चीज तुम्हें बताई गई है वो चीज तुम उसी ऑर्डर में, उसी प्रकार, उसी तरीके से करो, ठीक है। यार भैया फीस थोड़ा डिस्काउंटेड हो सकता है क्या? यार फीस हम, आप जो होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पर अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं यार, ठीक है। तो अभी पहले हम इसको सुनते हैं, आप अपना भी कमेंट्स में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जो पिछले 4 साल से बच्चे गलतियां कर रहे हैं उसका तुम्हें समरी मिल रही है एक तरह से। तो हर चीज को नोट डाउन करना है, एनालाइज करना है, क्या आप भी ये चीजें गलतियां करते हो? कमेंट अपन टाइप कर लेंगे थोड़ी देर बाद में, अभी इस चीज को सुनते हैं, ठीक है।
तो जो चीज गाइड करी गई है उसको मानना जरूरी है यार। जैसे महाभारत में वो बच्चे होते हैं ना जो अपने गुरु की बात कोई टालते नहीं, उस मोड में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ये मॉडर्न 2019 में भी आपको ये चीज करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन होता है यार कि आपने एक चीज एक दिन तो उस चीज को कर लिया, पर अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ठीक है, 2 महीने बाद, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता, 10 महीने बाद तक आप उस चीज को रोज एग्जीक्यूट करो कि यार भैया ने बोला है कि हर बार नोट्स को 2 बार रिवाइज करना है, तो मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरी स्पाइडरमैन की मूवी छूटे, चाहे मेरे दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच छूटे, चाहे मेरा पबजी का गेम छूटे, चाहे मेरा यूट्यूब पे वो वीडियो छूटे, चाहे मेरा खाना छूटे, चाहे मेरा नहाना छूटे, मैं नोट्स को 2 बार रिवाइज करूंगा। ये जिद्दी जो बंदा होता है ना, जो क्रेजी वाला, ये चीजें करता है। ठीक है, तो ये चीज हमें फील आ गई। तो जी फॉर गाइडेंस होता है। और अब इस गाइडेंस का जो पहला गाइडेंस रूल है वो यार, इसको कर लो, ये सुनो अच्छे से। ये है टाइम टेबल। टाइम टेबल एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। क्या करता हूँ मैं बीच बीच में, जो मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ क्या, कि तुम में से 100 बच्चे अभी देख रहे हैं ना, तो सिर्फ एक बच्चा करेगा जो मैं अभी नेक्स्ट चीज बोलने वाला हूँ। और ये एक बच्चा ऊपर के 1% में आएगा, जो कि बेसिकली ऊपर की 10,000 रैंक होती है, जिसे कि बाद में कल को 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज मिलेगा। ठीक है, 100 बच्चे देख रहे हैं ना, तो उनमें से एक बच्चा ही करेगा। ठीक है, क्या चीज है ये, 3 टाइम टेबल बनाना। भैया हमसे एक नहीं बनता, आपने 3 डाल दिए, चलो कर लो थोड़ी देर और मजा। तो 3 टाइम टेबल में क्या होता है यार, एक होता है आपका शॉर्ट टाइम टेबल, ठीक है, एक होता है आपका बीच का सा, और एक होता है भाई आपका लंबी ड्यूरेशन का टाइम टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका शॉर्ट वाला। लॉन्ग वाले में बेसिकली, शॉर्ट में भी यार आपकी 2 टाइप होती हैं। ठीक है, हम शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जाते हैं। पहला, कि आज मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूँ, कि भाई यार मैं 7 बजे उठूंगा, फिर मैं 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट होऊंगा, 8 से 10 तक मैं ये पढ़ूंगा, फिर 10:30 से 11 तक मैं ये पढ़ूंगा, फिर भाई 12 से मैं 2 ये पढ़ूंगा, फिर भाई मैं 3 से 5 ये पढ़ूंगा, फिर मैं भाई 5 से 7 ये पढ़ूंगा। ठीक है भाई, फिर ऐसे करते करते मैं 10 बजे सो जाऊंगा। ये आपने बना लिया, और उसी दिन का, ये हर दिन बनना है, शॉर्ट डे वाला आपका हर दिन बनता है, हर दिन। ठीक है, आपको अपना ये भी इवैल्यूएट भी करना है, जो मैंने शुरुआत में पॉइंट बोला था, इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने असली में क्या किया पूरे दिन। भैया मैं तो 8 बजे उठा और मैंने 10 बजे पढ़ाई स्टार्ट करी, और उसके बाद मैं 10 से 12 पढ़ा, उसके बाद मैंने 1 घंटे गेम खेल लिया, उसके बाद मैंने 2 से 3 पढ़ा, उसके बाद मैं सो गया, उसके बाद मैं उठा, मैंने खाना खाया, मैंने 1 घंटा और पढ़ा, और उसके बाद मैं 12 बजे जाके सोया। ये होता है जो आपने असली में किया, और ये होता है जो आप करना चाहते थे। और आप फिर इन दोनों को क्या करते हो, कंपेयर। कंपेयर इन किस सेंस में, कि यार, एक सेकेंड, कंपेयर किस सेंस में, कि यार मैंने सोचा तो ये था कि मैं आज 8 घंटे पढ़ने वाला हूँ, पर यार आज मैं तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ पाया। तो आप में से जो काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि यार भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता, मैं तो पूरे टाइम बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अजी हमारा बेटा तो पूरे दिन चेयर पे बैठा रहता है, आप टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, आप और बेटर कर सकते हो। हम अपना सब बेस्ट ट्राई करते हैं, पर हम सब और बेटर कर सकते हैं। जो ज्यादा बेटर करेगा वो रेस जीत जाएगा, सिंपल है। ठीक है, फिर हमारा यार आपका मिड लेवल का टाइम टेबल होता है। इसमें क्या होता है कि आप भाई अपने अगले 1 हफ्ते का देखते हो, कि यार इस वीक में मेरे को फिजिक्स का ये चैप्टर इतना करना है, केमिस्ट्री मेरे को इतना करना है, और मैथ्स मेरा इतना हो जाना चाहिए। ये मेरा यूनिट टेस्ट है इस हफ्ते में, तो इसके लिए मेरे को ये 2 दिन निकालने पड़ेंगे। अच्छा मेरा प्रोजेक्ट भी है, तो इसके लिए भी मेरे को ये 5-6 घंटे देने पड़ेंगे। ये होता है आपका थोड़ा बीच का सा, कि आप अगले 7 से 10 दिन का टाइम टेबल बना रहे हो। ये होता है फिर आपका लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है, कि भाई दिसंबर के एंड तक मैं अपना क्लास 11th का सिलेबस है वो रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, या फिर भाई एंड तक मैं अपना फिजिक्स इतना कर लूंगा, मैं अपना केमिस्ट्री इतना कर लूंगा, मैं अपना मैथ्स जो है वो 60% कर लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी ऑर्गेनिक फिनिश कर चुका हूँ। फिजिक्स में यार मेरा सिर्फ मॉडर्न बचेगा, उसके अलावा मैं सारी चीजें कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये 3 टाइम टेबल हैं, ये तुम्हारे ब्रह्मास्त्र हैं। ब्रह्मास्त्र हैं, अलग कॉपी बनानी पड़ेगी तुम्हें डेडिकेटेड। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म टाइम टेबल है इसके लिए कॉपी बनती है। ठीक है, तो जैसे ये 2 पन्ने होते हैं, तो इस तरफ तुम लिखते हो कि यार मैं क्या करने वाला हूं, इस तरफ, सॉरी, इस तरफ तुम लिखोगे कि भाई मैंने क्या किया, और इन दोनों को तुम कंपेयर करते हो, और नेक्स्ट दिन वो चीजें, गलतियां रिपीट नहीं करते हो। ये फील आ गई, बना लिया भाई।
ठीक है। यार एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, अगर आप कुछ ऊपर-नीचे का लिखोगे ना तो यार ये आपको ब्लॉक कर देते हैं फिर हमेशा के लिए। सॉरी मैंने शुरुआत में नहीं बताया होगा। तो वो चीज़ें यूट्यूब पे चल जाती है, तुम में से 100 में से जो 1-2 बच्चे का खुराफाती दिमाग होता है ना, जो यहाँ पे बाहुबली बनते हैं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं यार आपको। आप फिर कभी भी कुछ देख नहीं पाओगे। अब हम रिवीजन की बात कर लेते हैं यार, ठीक है? पहली जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो टाइम टेबल है, सेकंड आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिवीजन है। रिवीजन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से बता रहा हूँ जितने भी नए लोग हमारे साथ जित जो भी हम भैया आप ब्लॉक कर दो इन सब। रिवीजन के बारे में दोबारा जल्दी से रिवाइज़ कर रहा हूँ जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं। आपको क्लास में एक चीज़ पढ़ाई गई, आपने उसके नोट्स बनाए। घर आए, आपने उन नोट्स को 2 बार रिवाइज़ किया पूरा लिख के। कैसे? लिख कर रिवाइज़ किया, सिर्फ़ नज़रों से नहीं देखना है। उसके बाद अब आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करने जाओगे। तो यहाँ पे आपके कितने रिवीजन हो गए? 3, ठीक है? 3 रिवीजन हो गए। साथ में अब आप इसके यार कुछ क्वेश्चन्स वगैरह भी प्रैक्टिस करोगे, तो बेसिकली वो आपकी और रिवीजन में जुड़ गए। एक तरह से आप एक रिवीजन और ऐड कर सकते हो। अब क्या होगा, आज से 15 दिन बाद या 20-25 दिन बाद आपका एक टेस्ट होगा, चैप्टर टेस्ट होता है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी होता है, अगर आपने कहीं जॉइन नहीं किया है, तो अनअकैडमी के भी यार वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट ये सब होती हैं। बाकी जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, उसके अंदर भी आपकी क्विज़ेज़ होंगी, हर 15 दिन पे क्विज़ होगी, ठीक है? हर 15 दिन पे क्विज़ होगी। तो बेसिकली जो भी आपका टेस्ट, क्विज़ जो भी हो रहा है, वहाँ पे आपका एक बार और रिवीजन होता है। ये रिवीजन क्या कहाँ से होता है? इन नोट्स में से आप रिवाइज़ करते हो दोबारा और जो आपने यहाँ पे एक बार अपनी मॉड्यूल, असाइनमेंट जो भी स्टडी मटीरियल पढ़ा था, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं, उनको रिवाइज़ करते हो। फिर सिमिलरली इसके बाद आपका महीने भर बाद या 2 महीने बाद आपका 2-3 चैप्टर या 4-5 चैप्टर का हर जगह टेस्ट होता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप एक बार और आपका रिवीजन हो जाता है। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद आपका हाफ सिलेबस टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आपका एक और हो जाता है। फिर आपका भाई मॉक टेस्ट होते हैं जेईई मेन से पहले, वहाँ पे आपका एक और हो जाता है। तो बेसिकली 4, 5, 6 तो जब आपके 5-6 रिवीजन हो जाए ना, अपने आप हो जाएँगे वो। अगर आपका शुरुआत में बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये बचे हुए अपने आप हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बच्चा यहाँ पे सिर्फ़ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार पढ़ता है। ठीक है, होता क्या है, बच्चा यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार पढ़ता है, बेस स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं, अब ये जब टेस्ट आता है, तब उसी बुरे खराब मन से इनको रिवाइज़ करता है, पर इतने ढंग से पढ़ नहीं रखा होता, तो रिवीजन में भी वो बात नहीं होती। फिर वो काफ़ी बच्चे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं क्योंकि मेरे को आता नहीं, तो 5 चैप्टरों का टेस्ट है तो मैं 3 पढ़ के चला जाता हूँ, 2 छोड़ देता हूँ। इस एटीट्यूड के साथ आगे जाते हो, फिर जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा रिवीजन हो नहीं रखे होते। बेसिक गलतियाँ अगर आप ऊपर से देखोगे आपको सब समझ में आ रहा होगा और आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये हम करते भी हैं। ठीक है, ओके।